दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अब से पहले अपन मेवाड़ और मारवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन एक नई रियासत यानी बीकानेर रियासत का इतिहास स्टार्ट करेंगे। ये बीकानेर रियासत का इतिहास शुरू करते हैं। ठीक है, अब से पहले मेवाड़ और मारवाड़ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो आज अपन बात करते हैं बीकानेर के इतिहास की। अपन जिस प्रकार से सबसे पहले पढ़े हैं दोनों रियासतों के यानी मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में, तो अपन कुछ भौगोलिक स्थितियों का स्थिति की बात भी किए हैं और उसके जो कुछ नाम मिले अपने को, प्राचीन नाम भी मिलते हैं, तो उनकी बात किए हैं। तो वैसे ही अपन बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के दो नाम जाने जाते हैं। बीकानेर के जो प्राचीन नाम है, दो नामों से जाना जाता था बीकानेर को प्राचीन काल में। एक तो जांगल प्रदेश या जांगल देश, और एक जो नाम है रातीघाटी के नाम से जाना जाता था बीकानेर को। ठीक है, देखिए जो जांगल प्रदेश है इसकी जानकारी अपने को मिलती है महाभारत काल से। ठीक है, जांगल प्रदेश की जानकारी मिलती है महाभारत काल से। देखिए जो जांगल प्रदेश में उस समय जो क्षेत्र आता था, जो जोधपुर और बीकानेर आता था। ठीक है, कुछ जगह पर अपने को इसका उल्लेख मिलता है जो कुरु जांगला या मादरे जांगला भी कहा जाता है। ठीक है, कुरु जांगला मादरे जांगला। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ क्षेत्र पर जांगल प्रदेश का नाम कुरु जांगला या मादरे जांगला भी मिलता है। जांगल प्रदेश में उस समय आता था जोधपुर और बीकानेर वाला क्षेत्र। जांगल प्रदेश की राजधानी थी उस समय अहिछत्रपुर। ठीक है, अहिछत्रपुर उस समय जांगल प्रदेश की राजधानी थी। अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम था। तो ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, नागौर भी लिख लेना, तो ध्यान रखना। अब बात आती है बीकानेर के राजाओं की, यानी जो उपाधि। ठीक है, बीकानेर के राजा जो उपाधि धारण करते थे वो जय जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, जो बीकानेर के राजा अपनी उपाधि धारण करते थे तो जय जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, तो जांगल प्रदेश की अपन जो बेसिक फैक्ट थे उनकी अपन बात कर लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जांगल प्रदेश जो जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र आता था उस समय, कुरु या जांगला यानी कुरु जांगला या मादरे जांगला भी इसका नाम मिलता है। अहिछत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी थी और जय जांगलधर बादशाह की जो उपाधि बीकानेर के राजा धारण करते थे। देखिए जांगल का अर्थ होता है जंगल। ठीक है, जंगल जंगल से बना है। ठीक है, तो जंगल या जंगल दोनों बराबर यानी सेम है या समान है या एक है। इसका जो अर्थ होता है कि वह प्रदेश जहां पर वायु ज्यादा और जल कम हो। ठीक है, वायु ज्यादा चलती हो और पानी की कमी हो। ठीक है, वो जो क्षेत्र रहा है वो जंगल या जांगल प्रदेश के नाम से जाना गया है। बात आती है रातीघाटी की। तो देखिए रातीघाटी थोड़ा सा समझना, जिस समय बीकानेर की स्थापना हुई थी तो बीकानेर की स्थापना से पहले इस बीकानेर वाले क्षेत्र को रातीघाटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आप लिख लेना कि जिस समय बीकानेर की स्थापना हुई थी तो बीकानेर की स्थापना से पहले इस क्षेत्र को रातीघाटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये दोनों नामों के ऊपर बात कर ली है। अब बात आती है तो बीकानेर में अब जो राजवंश कौन सा रहा है और किस प्रकार से बीकानेर में कौन सा राजवंश आता है और यहाँ पर राजवंश की स्थापना होती है। हर रियासत में कोई ना कोई राजवंश हुआ करता था उस समय, और उस जो राजवंश के राजा वहाँ पर शासन करते थे। ठीक है, तो बीकानेर की अगर अपन बात करते हैं तो बीकानेर में राठौड़ राजवंश का शासन रहा था। ठीक है, बीकानेर में राठौड़ों का शासन रहा था। अब बात आती है भाई एक रियासत और ऐसी है तो जिसको अपन पढ़ चुके हैं कि वहां पर भी राठौड़ राजवंश का राजवंश यानी शासन रहा था, तो वो अपन पढ़ चुके हैं मारवाड़ या जोधपुर। तो बीकानेर में जो राठौड़ राजवंश का शासन था। ठीक, अब जो बात आती है कि सूर्यवंशी या हिंदू यानी चंद्रवंशी, तो ये जो बीकानेर के जो राजा थे ये यानी सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। ठीक है,
जो बीकानेर के जो राठौड़ शासक थे वो सूर्यवंशी हिंदू शासक थे, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो राठौड़ वंश की स्थापना कैसे होती है। बीकानेर में जोधपुर में जो राजा था जोधा, या मारवाड़ में जो राजा था जोधा, ठीक है। तो जोधा के दो बेटे थे, ठीक है, यानी बीका और बीदा, ठीक है, बीका और बीदा। बीका और बीदा जोधा के बेटे थे। अपन इस प्रकार से बात कर लेते हैं। मारवाड़ का राजा था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आप ये समझो कि बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे लिख रहे हो मारवाड़ का इतिहास। तो मारवाड़ के जोधा के जो बेटे थे बीका और बीदा। मारवाड़ के जोधा के भाई था राव कांदल, ठीक है, जोधा का भाई था कांदल। अब जो राव कांदल है ये बीका और बीदा का तो चाचा हो गया, यानी अंकल हो गया, ठीक है। जोधा की एक पत्नी थी नौरंगदे, ठीक है, जोधा की पत्नी थी नौरंगदे। तो जोधा और नौरंगदे से ये दो बेटे होते हैं बीका और बीदा। देखिए जो राजा होते थे या शासक होते थे उनके भाई अलग अलग रानियां हो सकती थी या एक से ज्यादा रानियां हो सकती थी। तो अपन बात करें जोधा और जो इनकी पत्नी थी या रानी थी नौरंगदे की, ठीक है। तो नौरंगदे और जोधा से जो बीका और बीदा होता है, ठीक है। नौरंगदे सांकला थी भाई, इसका जो अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, नौरंगदे सांकला राजकुमारी जो नौरंगदे थे उससे जो जोधा शादी करता है, इनसे बीका और बीदा दो भाई जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों भाई और जो जोधा का भाई था राव कांदल और जो ये दोनों भाई थे बीदा और बीका जो जोधा के बेटे थे, तो ये तीनों भी यानी राव कांदल, बीका और बीदा जोधा के दरबार में बैठे थे। एक दिन जोधा का दरबार लगा हुआ था और जोधा के दरबार में बैठे हुए भाई जोधा जो भाषण वगैरह दे रहा था, बातें चीतें कर रहा था। ऐसा कहा जाता है ये जो तीनों लोग थे राव कांदल, बीका और बीदा, ये तीनों लोग जोधा की बातों में ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और अपने ही बातों में मस्त रहते हैं, ठीक है। देखिए अब जो जोधा को ये बात थोड़ी सी गलत लगी, भाई यार मेरा दरबार चल रहा है और मैं बातें चीतें कर रहा हूँ प्रशासन की, भाई किस प्रकार से प्रशासन चलना चाहिए, अपने को क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, और तुम जो लोग हो तुम कुछ समझ ही नहीं रखे हो दरबार को, मेरी तो इज्जत ही नहीं कर रहे हो, मेरी बातें नहीं सुन रहे हो। तो जोधा को टोन कर देता है इन तीनों के, भाई आज ऐसे जो चाचे भतीजे हैं, ठीक है, कि इनको कहते हैं भाई आप काका भतीजा हो, तो आज तो ऐसे बात कर रहे हो कि कोई नई रियासत की स्थापना कर रहे हो, ठीक है, कोई नया ही जो अपना देश बना रहे हो, अलग से प्रदेश बना रहे हो या अलग से कोई नई रियासत की स्थापना कर रहे हो। अब देखिए जोधा ये जो बात तो नॉर्मल तरीके से कह रहे थे, लेकिन जो राव कांदल, बीका और बीदा को थोड़ा सा गलत लगा इस प्रकार से जो टोन कसना। अब जो एक कांदल था भाई ये तो जो दोनों बैठे थे जोधा की, लेकिन राव जो कांदल खड़ा होता है और कहता है ठीक है आपको ऐसी बात लग रही है, हम जो भी बातें कर रहे हो आपको गलत लग रही है और आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो, तो ये तो कन्फर्म है कि हम नई रियासत बनाए या नहीं बनाए, लेकिन आपकी रियासत में यानी मारवाड़ में तो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो राव बीका और राव बीदा और राव कांदल तीनों लोग जोधपुर तुरंत छोड़ते हैं, मारवाड़ तुरंत छोड़ते हैं वहां से, ठीक है। तो बात समझ लो। अब बात आती है भाई मारवाड़ छोड़कर जाते कहाँ पर है, तो बीकानेर की साइड जाते हैं, ठीक है, बीकानेर की साइड 1465 में। तो ये अब तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मारवाड़ का राजा जोधा था, जोधा की जो पत्नी थी नौरंगदे सांकला और जोधा से दो बेटे होते हैं बीका और बीदा। जोधा का भाई था यानी जो राव कांदल, तो राव कांदल, बीका और बीदा मारवाड़ छोड़कर 1465 में बीकानेर की तरफ आते हैं, ठीक है। बीका अपने भाई, देखिए बीका ने यहाँ पे बीदा, बीका अपने भाई बीदा वो अपने चाचा कांदल के सहयोग से 1465 में बीकानेर में आते हैं, ठीक है। अब बात आती है भाई आगे का, अगर इनका तो कोई धड़ी दौड़ी नहीं,
वह अपनी रियासत को तो छोड़कर आ गए हैं, अब आगे किसके पास जाए। तो बीकानेर क्षेत्र में इधर जो उस समय जीवित थे, आज अपन एक बड़ी लोक देवी के रूप में पूजते हैं माँ करणी माता, ठीक है। करणी माता से बीकानेर में मिलते हैं 1465 में, और कहते हैं देखिए कांदल की बुआ जी थे करणी माता, जोधा और कांदल की बुआ जी थे करणी माता, अपन पहले पढ़ चुके हैं। रणमल की धर्म की बहन थे करणी माता, तो रणमल का बेटा था जो जोधा, तो जोधा और कांदल भाई थे, तो जोधा और कांदल की बुआ करणी माता हो गए। तो कांदल भी बीका और बिदा के साथ आते हैं, तो बीका बिदा और कांदल यानी कांदल करणी माता से बातचीत करते हैं। ये जो जोधा के बेटे हैं बीका और बिदा, बीका राजा बनना चाहिए था, लेकिन ये बात हो गई, ये मैटर हो गया, हम मारवाड़ छोड़कर आ गए हैं और हम एक नया राज्य स्थापित करना चाहते हैं कि आप राय दो या आप हमें सजेस्ट कीजिए हम किस साइड जाए, ठीक है। तो ये जो करणी माता कहती हैं वह आप आगे बीकानेर की तरफ जाओ, तो ये बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार करते हैं 1465, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात प्रॉपर कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं राव बीका, ठीक है। ये थोड़ी सी बात लिख लेना। ठीक है, राव बीका, बीका बीदा और कांदल इधर आते हैं बीकानेर साइड मारवाड़ से 1465 में, यानी बीकानेर पर अधिकार कर लेते 1465 ईस्वी में करणी माता के सहयोग से। अब बात आती है कि यानी करणी माता इनको आशीर्वाद देती है और इनको जो भी ये बीकानेर पर अधिकार कर लेते हैं। 1465 की बात है, ये स्थापना नहीं कर रहे हैं, बीकानेर पर अधिकार करते हैं। 1488 में होती है स्थापना, वो आगे अपन धीरे धीरे बात करेंगे। हालांकि करणी माता ने एक कहावत कही थी उस समय, बीका तेरो बीकाणो जोदाणो सवायो बाजसी, बीका तेरो बीकाणो जोदाणो सवायो बाजसी, यानी बीका तेरा जो बीकानेर है जोधपुर से या मारवाड़ से सवाया कहलाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, जैसे मेवाड़ रियासत से भी कुछ जो क्षेत्र हटके या टूटकर अलग अलग रियासतें बनी थी, ठीक है। जैसे उधर डूंगरपुर प्रतापगढ़ की अपन बात करते हैं, ठीक है। और भी जो रियासतें थी, जैसे जयपुर से अलवर बनता है, तो इस प्रकार से जो एक बड़े क्षेत्र से टूटकर जो और रियासतें बनी है उनका नाम इतना बड़ा नहीं हुआ है, उनका इतिहास इतना बड़ा नहीं रहा है। लेकिन आप थोड़ी सोच के देखिए, यानी जोधपुर से हटके बीकानेर की स्थापना होती है, जोधपुर से टूटकर बीकानेर की स्थापना होती है, जोधपुर का ही बंदा जाकर बीकानेर में स्थापना करता है बीकानेर राज्य की, ठीक है। लेकिन ये भी थोड़ा देखिए, जितना जोधपुर का इतिहास है, जितने जोधपुर के फैक्ट हैं, जितनी जोधपुर की उपलब्धियां हैं, वैसे ही बीकानेर की भी, यानी बीकानेर का इतिहास भी बड़ा है, बीकानेर की उपलब्धियां भी काफी अच्छी रही है। बीकानेर के जो राजा थे उन्होंने या उनकी भी उपलब्धियां काफी अच्छी खासी रही है, तो इतिहास अच्छा खासा है बीकानेर का भी। तो थोड़ा ध्यान रखना कि जो करणी माता ने आशीर्वाद दिया था, बीका तेरो बीकाणो जोदाणो सवायो बाजसी, तो थोड़ा ध्यान रखना। बीकानेर भी जोधपुर से टूटकर एक बड़ी रियासत बनी है, ठीक है। और जो रियासतों से टूटकर जो अलग छोटी रियासतें बनी हैं उनका ज्यादा इतिहास इंपॉर्टेंट तो क्या कह सकते हैं, लेकिन भाई इतना बड़ा नहीं रहा है और इतना याद भी रखा नहीं गया है। लेकिन जोधपुर से टूटकर बीकानेर जो रियासत बनी है, इसका इतिहास काफी याद रखने वाला है, काफी फैक्ट वाला इतिहास है, ठीक है। काफी एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये बात याद रखना। अब बात आती है 1472 में, ठीक है। 1472 ईस्वी में जो राव बीका था, यानी बीका, ये एक भैरू जी का मंदिर तो खुद बनवाता है, ठीक है। एक कोडम देसर नामक स्थान था, यहां पर स्वयं को राजा घोषित कर लेता है, ठीक है। बीका 1465 में बीकानेर शहर आता है, करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर पर अधिकार करता है 1472 में, ठीक है। कोडम देसर नामक स्थान है बीकानेर में, यहाँ पर बीका स्वयं को राजा घोषित करता है, यानी किंग घोषित कर लेता है कि मैं राजा हूँ आज से।
राजा हूँ, 1472 में घोषित करता है कोडमदेसर नामक स्थान पर। कोडमदेसर बीकानेर में है। कोडमदेसर की भी अपन बात करते हैं, कोडमदेसर की स्थापना कैसे होती है, कोडमदेसर नाम कैसे पड़ता है। कोडमदेसर में भैरू जी का मंदिर है, भैरू जी के मंदिर के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से कोडमदेसर नाम पड़ा है इसकी अपन बात करते हैं। देखिए कोडमदेसर जोधा के शासनकाल में ही जीत लिया गया था, ठीक है। जो कोडमदेसर वाला जो क्षेत्र था, जो जोधपुर का जोधा था, उसके शासनकाल में ही जीत लिया गया था। जोधा की एक सौतेली माँ थी, ठीक है, जोधा के एक सौतेली माँ थे, यानी रणमल की रानी कह सकते हैं, ठीक है, रणमल की रानी थे, जो जोधा की रियल मम्मी नहीं थी, यानी जोधा की सौतेली माँ कह सकते हैं, ठीक है। तो रणमल की सौतेली यानी सॉरी रणमल की रानी थी जिसका नाम था कोडमदे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोडमदे रणमल की रानी थे जो जोधा की सौतेली माँ थे। जोधा इस क्षेत्र पर अधिकार करता है या आक्रमण करता है, अधिकार करता है, ठीक है। इस क्षेत्र का नाम कोडमदेसर रखता है, यानी अपनी सौतेली माँ के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखता है, और यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाता है, ठीक है। कोडमदेसर जो पहले स्थान था, इस क्षेत्र का नाम जोधा अपनी सौतेली माँ कोडमदे के नाम पर रखता है, और यहाँ पर एक तालाब का निर्माण करवाता है। तालाब को सरबी कहते हैं, ठीक है। तो कोडमदेसर तालाब जो बीकानेर में है, जोधा के द्वारा बनवाया गया था अपनी सौतेली माँ कोडमदे की याद में, जो रणमल की रानी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस प्रकार से। 1472 में कोडमदेसर नामक स्थान पर बीका अपने आप को या स्वयं को राजा घोषित करता है। यहाँ पर भैरू जी का मंदिर का निर्माण करवाता है। ये जो भैरू जी का मंदिर का निर्माण करवा रहा है, ये बीका करवा रहा है। बीका के माइंड में ये चल रहा था, भाई मैं कोडमदेसर को राजधानी स्थापित कर लूं, ठीक है। तो कोडमदेसर को राजधानी स्थापित करने की वजह से यहाँ पर एक भैरू जी का मंदिर का निर्माण करवाता है। कुछ तो कंस्ट्रक्शन करवाऊं यहाँ पे, कुछ जो मंदिर बनवाऊं, लेकिन बीका का ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि इधर ये जो क्षेत्र था, कोडमदेसर वाला जो क्षेत्र था, ये जैसलमेर के भाटियों के अंडर में आता था, ठीक है। जैसलमेर के भाटियों के अंडर में आता था कोडमदेसर वाला जो क्षेत्र था। जैसलमेर के भाटी बीका का विरोध करते हैं। बीका यहाँ पे फिर आगे राजधानी नहीं बनाता है, यहाँ से वापस आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये कोडमदेसर वाले स्थान पर तो भैरू जी का मंदिर ही बनवाता है, राजधानी नहीं बनाता है, क्योंकि भाटियों ने विरोध कर दिया था। फिर आगे बढ़ता है और बीकानेर शहर की स्थापना करता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, बीकानेर की स्थापना 1488 में करता है, ठीक है। ठीक है। 1465 में बीकानेर में आता है, बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार करता है। 1472 में कोडमदेसर नामक स्थान पर स्वयं को राजा घोषित करता है और वहां पर भैरू जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। फाइनली 1488 में बीकानेर की स्थापना करता है बीका। देखिए अब थोड़ी सी बात आती है अदर फैक्ट की, जो अपने को याद रखना चाहिए। 1488 विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विक्रमी संवत का उस समय महीना चल रहा था वैशाख, ठीक है। वैशाख का जो पक्ष चल रहा था वो चल रहा था शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की वो दिन था द्वितीया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, वैशाख शुक्ल द्वितीया 1545। ठीक है। वैशाख शुक्ल द्वितीय दूज, द्वितीय को दूज भी कहते हैं। वैशाख शुक्ल द्वितीय विक्रमी संवत 1545। अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि मैं जो वैशाख वगैरह जो भी तिथियां हैं वो मैं पिछली क्लासों में समझा थे, शायद पिछली लास्ट क्लास होगी या सेकंड लास्ट क्लास, उसमें अपन बात कर चुके हैं। और वैसे विस्तार से अपन बात करेंगे इसकी अपन जब राजस्थान के मेले और त्योहार पढ़ेंगे तब। ये थोड़ा सा मैं बता दूँ वापस। वैशाख का महीना था, शुक्ल पक्ष था, द्वितीया जो तिथि थी उसकी जो विक्रमी संवत अगर देखा जाए 1545 है, जो अपने वाले सन से
57 वर्ष आगे चलता है, ठीक है, 57 वर्ष आगे चलता है। तो 1545 विक्रमी संवत को वैशाख शुक्ल द्वितीया को इसकी स्थापना होती है। बीका के द्वारा 1488 में जो स्थापना की जाती है, ठीक है। ये जो सन वाला जो अपने वाला कैलेंडर के हिसाब 1488 में, विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग 1545 में स्थापना होती है। अब देखिए बात आती है आगे बीकानेर की जो स्थापना की। बीकानेर की स्थापना जो अक्षय तृतीया, इस दिन अक्षय तृतीया की बात कर लेते हैं। देखिए अपन बात कर रहे हैं दूज की। वैशाख शुक्ल दूज को विक्रमी संवत 1545 को स्थापना होती है। लेकिन ये जो द्वितीया को स्थापना हो जाती है, राव बीका के द्वारा खुशी अगले दिन मनाई जाती है। जैसे आज लेट तक स्थापना होती है, लेकिन इसकी खुशी अगले दिन अपन मनाए और वो प्रसिद्ध इतनी हो जाए वो खुशी कि उसी दिन को, यानी अपन खुशी मना रहे हैं, उसी दिन को ये मान लिया जाए या ऑफिशियली ये मान लिया जाए कि आज स्थापना हुई है। तो ये दूज के दिन तो स्थापना करते हैं, लेकिन खुशी अक्षय तृतीया को मनाते हैं, अगले दिन मनाते हैं। उस दिन थी अक्षय तृतीया, आखा तीज जिसको अपन बोलते हैं। आखा तीज को ऐसा माना जाता है कि भाई ज्यादा बाल विवाह होते हैं, तो ये जो तिथि है इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है एग्जाम में। जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कौन सी तिथि ऐसी मानी जाती है उस दिन यानी सर्वाधिक मात्रा में या ज्यादातर बाल विवाह होते हैं, तो अक्षय तृतीया को होते हैं। तो ये खुशी ज्यादा, यानी बीका खुशी मनवाता है अपने जो मंत्रियों से, अपनी जनता से, बीकानेर की जनता से अक्षय तृतीया को। तो बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया को मानी जाती है। हालांकि होती द्वितीया को है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अपने को याद रखना है कि बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया को होती है। तो ध्यान रख लेना। देखिए वापस बोल रहा हूँ, होती द्वितीया को है लेकिन माना तृतीया को जाता है। तो आखा तीज को या अक्षय तृतीया को बीकानेर की स्थापना मानी जाती है। और इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। ठीक है, इन्होंने खुशी में, बीकानेर की स्थापना की खुशी में पतंगे उड़ाई थी उस दिन। तो बीकानेर में हर साल अक्षय तृतीया को पतंग उत्सव मनाया जाता है या पतंग उड़ाई जाती है। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में पतंग उत्सव अलग अलग दिनों में अलग अलग मौसम में उड़ाया जाता है। जयपुर की बात करें तो मकर संक्रांति जो 14 फरवरी को मनाई जाती है, ठीक है, तो मकर संक्रांति को उड़ाई जाती है पतंगे। ऐसा सुनने में आता है जैसे सवाई माधोपुर साइड 15 अगस्त के आसपास उड़ाई जाती है, और कुछ यानी कुछ जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भाई जो होली के आसपास भी उड़ाई जाती है। रक्षाबंधन के आसपास भी मैंने सुना है कि यानी जो अपने मेरे जानकार थे एक दो, वो कह रहे थे हमारे रक्षाबंधन को पतंग उड़ाई जाती है। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों में पतंग अलग अलग मौसम में उड़ाई जाती है। तो जो बीकानेर में अक्षय तृतीया को पतंग उड़ाई जाती है, इस प्रकार से आप लिख लेना कि बीकानेर में कौन सी रियासत में अक्षय तृतीया को पतंग उड़ाई जाती है। तो बीकानेर रियासत में अक्षय तृतीया को पतंग उड़ाई जाती है। ठीक, अब बात आती है आगे जो स्थापना की अपन बात कर लिया है। अब देखिए बीका जो था उसका जो पिता जोधा था, जोधपुर वाला, जो जोधा मरने के टाइम पे आ गया था, जब जोधा की मृत्यु के जो दिन नजदीक आ गए थे, वृद्धावस्था में आ गया था जोधा, तो अपने बेटे बीका से कहता है यार जो बीका तू अलग से राज्य स्थापित कर लिया, अलग से तेरी रियासत की स्थापना कर लिया, अब यार तू जो तेरे और भाई है उनको परेशान मत कर, ठीक है। अब जो बीका कहता है ठीक है पिताजी मैं परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक मांग है आपसे, बता भाई क्या बात है। जोधा कहता है बीका से, फिर बीका मांगता है कि मुझे जो राठौड़ वंश के कुछ राज चिन्ह चाहिए जो मैं याद के रूप में बीकानेर में रख सकूं। तो जोधा कहता है ठीक है तू ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बड़ी बात नहीं है, ले लेना। कोई भी जो तलवार वलवार है, जो मूर्ति वगैरह है जिस राठौड़ों की, जो कुल देवी की, वो लेना। कोई भाले वाले जो भी हो तुझे चाहिए वो ले लेना। अब देखिए बीच में ही जोधा की मृत्यु हो जाती है, बीका ले नहीं पाता है। अब बीका फिर थोड़ा सा क्लेम करता है भाई मुझे अब चाहिए, तो जोधा के बाद वाले शासकों से कि मुझे ये राज चिन्ह चाहिए, लेकिन वो मना कर देते हैं, ठीक है। जैसे सातला के राजा हुए थे, फिर राव सूजा राजा हुए थे, तो सूजा के समय जब बीका जो राज चिन्ह मांगता है तो सूजा मना कर देता है, ठीक है। तो राव सूजा के मना करने पर फिर बीका जोधपुर पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो आक्रमण करके, हालांकि ज्यादा युद्ध नहीं करता है, आक्रमण करता है,
फिर जो इनके बीच में बातचीत हो जाती है किसी भी प्रकार से, और ये फिर राज छीन लेकर बीकानेर में आता है। ठीक है, तो बीकानेर में एक जो उन राज छीन लाया था यहाँ, ये जो बीका, उन जो राज छीनों में एक मूर्ति आती है, उस जो मूर्ति थी नागणेशी माता। ठीक है, तो बीकानेर में नागणेशी माता की मूर्ति स्थापना करवाता है। देखिए, जो नागणेशी माता की अपन बात कर चुके हैं पहले, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी। ठीक है, सॉरी, ओनली मारवाड़ का राठौड़ वंश नहीं, राठौड़ों की कुल देवी नागणेशी माता है, जो कर्नाटक से लाई गई थी और नगाना गांव में स्थापित करवाई गई थी। कमेंट बॉक्स में आप ऐड करना जो नागणेशी माता की मूर्ति को कर्नाटक से लेकर कौन आता है। ठीक है, फिर आपकी जिम्मेदारी। तो बीकानेर में भी नागणेशी माता की मूर्ति की स्थापना करवाता है। तो ये जो नागणेशी माता है, ये तो हो गई राठौड़ों की कुल देवी, ये तो सभी राठौड़ों की कुल देवी हो गई नागणेशी माता। अब जो बीकानेर में करणी माता भी पूजी जाती है, तो करणी माता का जो मंदिर है देशनोक में है, जाओ तो कभी देख कर आना, जरूर देख के आना। रेलवे लाइन के पास ही है, जयपुर से अपन बीकानेर जाते आते हैं, उस रेलवे लाइन के पास में ही करणी माता का मंदिर है। जो करणी माता है, इसकी स्थापना भी यानी बीकानेर में होती है। और ये जो बीकानेर के राठौड़ हैं, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है भाई। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है करणी माता, जिसका मंदिर देशनोक में है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है करणी माता, जिनका मंदिर देशनोक में है। और राठौड़ों की कुल देवी है नागणेशी माता, जिसका मुख्य मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में है। और नागणेशी माता की जो मूर्ति बीकानेर में भी लाता है और यहाँ पर भी मंदिर का निर्माण करवाता है। ये बात हो चुकी है बीका की। अब बात आती है अगले जो राजा कौन बने थे। अगले राजा बने थे राव नरा। लेकिन राव नरा का इतिहास ज्यादा नहीं है, अपने को एग्जाम की दृष्टि से नहीं पढ़ना है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कालक्रम के अनुसार राव बीका के बाद में राव नरा राजा बनता है बीकानेर का। आगे राव नरा के बाद की बात करें तो आगे राजा होता है, जिसका फैक्ट अपने को याद रखना है, राव लूणकरण, जिसको बिट्टू सुजा ने कलयुग का कर्ण भी कहा है। ठीक है, लूणकरण की जो टाइम पीरियड की बात करें तो 1504 से 1526 तक। ठीक है, 1504 से 1526 तक टाइम पीरियड रहता है लूणकरण का। देखिए, जो लूणकरण राजा अगर देखा जाए तो लूणकरण की बजाय राजा बनता राव गढ़सी। ठीक है, जो बीकानेर का जो बीका था, उसके जो एक राजा था, बड़ा राजा, यानी उसके एक बेटा था गढ़सी, तो गढ़सी राजा बनता। ठीक है, लेकिन राजा बनना चाहता था लूणकरण। तो लूणकरण एक महाराज के पास जाते हैं, जसनाथ जी महाराज के पास। ठीक है, तो जसनाथ जी महाराज से कहते हैं मैं राजा बनना चाहता हूँ बीकानेर का। तो जसनाथ जी महाराज लूणकरण को आशीर्वाद देते हैं कि बेटे जा, तू बीकानेर का राजा बनेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बीकानेर के किस राजा को जसनाथ जी महाराज के द्वारा राजा बनने का आशीर्वाद दिया गया था। ठीक है, वैसे अपन मारवाड़ की बात कर चुके हैं, तो आप मारवाड़ का भी आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना कि मान सिंह को किस नाथ ने राजा बनने की या राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ऐड करना है, बताना। तो जसनाथ जी लूणकरण को बीकानेर का राजा बनने का आशीर्वाद देते हैं। वैसे राजा राव गढ़सी बनता, जो बीका का जो बेटा था। ठीक है, लेकिन राजा बनता है लूणकरण। देखिए, बात आती है लूणकरण कौन कौन से अभियान चलाता है, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ता है। लूणकरण जैसलमेर के लोगों को भी रहा था और नागौर के लोगों को भी रहा था। ठीक है, देखिए, नागौर का एक मोहम्मद खान था, नागौर के मोहम्मद खान को हराता है, और जैसलमेर का
जो राहुल जैतसी था उसको भी हराता है, ठीक है। जो लूणकरण था जैसलमेर का राहुल जैतसी को हराता है और नागौर के मोहम्मद खान को हराता है। अब बात आती है भाई आगे और किससे लड़ाई करता है, ठीक है। तो देखिए हरियाणा में जगह है नारनौल, ठीक है। हरियाणा में जो नारनौल नामक जो जगह है वहां पर जो एक स्थान है डोसी। देखिए जो HR का मतलब है यहाँ पर हरियाणा लिख लेना, आप पूरा लिखना चाहो तो लिख लेना। हरियाणा के जो नारनौल में डोसी नामक स्थान है, यहाँ पर युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है। अभी मीरा को यहाँ का जो नारनौल का नवाब था, ठीक है, जो नारनौल का नवाब था अभी मीरा, इसके और लूणकरण के ये लड़ाई होती है। डोसी का युद्ध कह सकते हो आप। नारनौल हरियाणा में पड़ती है, डोसी जो नामक स्थान है या जो जगह है, तो डोसी में एक युद्ध होता है लूणकरण और जो नारनौल के नवाब अभिमीरा के बीच में। देखिए जो लूणकरण और डोसी यानी अभिमीरा के बीच में लड़ाई होती है, इस युद्ध में अभिमीरा जीतता है और लूणकरण मारा जाता है, ठीक है। लूणकरण लड़ता हुआ शहीद हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। पहले जैसलमेर के जैतसी को यानी राहुल जैतसी को हराता है और जो नागौर के मोहम्मद खान को हराता है, लेकिन डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमीरा के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। अब बात आती है इसकी तुलना यानी किससे की गई। लूणकरण बड़ा दानवीर था, अपनी जो यानी दान खूब देता रहता था, चंदा वंदा खूब देता रहता था। तो जो एक लेखक हुए हैं, बड़े लेखक हुए हैं बीटू सुजा, ठीक है। एक लेखक और हुए हैं जयसोम, ठीक है। देखिए ये दोनों फैक्ट अलग अलग बताऊंगा मैं आपको, बीटू सुजा और जयसोम। बीटू सुजा यानी लूणकरण बड़े दानवीर थे, इसलिए बीटू सुजा ने कलयुग का कर्ण कहा है लूणकरण को, ठीक है। देखिए कर्ण की बात आती है तो महाभारत काल में कर्ण बड़ा दानवीर था, ठीक है। महाभारत में भाई कर्ण बड़ा दानवीर था, इसलिए कर्ण से तुलना की गई है लूणकरण की, ठीक है। तो ये भी बड़ा दानवीर था, लूणकरण भी दान देता रहता था, इसलिए बीटू सुजा ने कलयुग का कर्ण कहा गया। किसे कहा है? लूणकरण को कहा है। अब बात आती है जयसोम की। देखिए जयसोम ने भी लूणकरण की तुलना कर्ण से की है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग बताने की बात ये आती है कि क्वेश्चन में कलयुग का कर्ण किसने कहा है, तो बीटू सुजा ने कहा है लूणकरण को। जयसोम ने नहीं कहा है कलयुग का कर्ण, जयसोम ने ओनली तुलना की है कर्ण से लूणकरण की। तो ये थोड़ी बात ध्यान रखना। देखिए इस प्रकार से समझने लायक फैक्ट होते हैं, ये नहीं है अभी मैं मान लो आपको यहाँ पे लिख देता एरो लगा कलयुग का कर्ण कहा है, तो कलयुग का कर्ण दोनों ने नहीं कहा, ओनली बीटू सुजा ने कहा कलयुग का कर्ण। जयसोम कर्ण से तुलना करता है लूणकरण, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। बीटू सुजा देखिए थोड़ा इस प्रकार से ध्यान रखना, अपने जो अब वर्तमान में जो नाम लगाते हैं, ज्यादातर नाम लिखते हैं तो ज्यादातर लोग जाति को नाम के बाद में लगाते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम है पंकज, तो फिर मैं आगे जो भी सरनेम है जाति कुछ भी लगाऊंगा तो मेरे जो नाम पंकज के बाद में लगाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये बीटू जाति है, यहाँ पे पहले जाति का नाम लिखा हुआ है और बाद में यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। सूजा तो इसका नाम था, बीटू इसकी जाति थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस प्रकार से नाम लिख देते थे पहले इस प्रकार आज भी लगा लेते हैं भाई कुछ लोग, जाति को पहले और नाम को बाद में। लूणकरण की यहाँ तक बात कर ली है हम। बीकानेर में एक लूणकरण सर जो झील है, ठीक है, लूणकरण सर वो खारे पानी की झील है, लूणकरण के टाइम में बनी थी, लूणकरण के जो टाइम पीरियड में जो इस झील का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो बीकानेर में जो खारे पानी की झील है लूणकरण सर, तो वो लूणकरण के समय में ही बनाई गई, तो खारे पानी की झीलों का उदाहरण माना जा सकता है। लूणकरण ने इनके टाइम पीरियड में ही एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी बनवाया था। ठीक है। अब लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात आती है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल तरीके से देख लेना। देखिए जो
लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, यह मुख्यतः विष्णु जी का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। देखिए थोड़ा ध्यान रख लेना, ये लक्ष्मी नाथ जी मंदिर, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया था लूणकरण में। जो ये मंदिर है मुख्यतः भगवान विष्णु का मंदिर है। अब बात आती है भाई इसको अपन लिख रहे हैं तो भाई याद क्यों रखना है या इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जैसे मेवाड़ के राजा अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे या एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा मानते थे, वैसे ही जो बीकानेर वाले जो राजा है वो अपने आप को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान मानते थे। ठीक है, उसी प्रकार से बात करेंगे आगे अपन। जैसे आमेर रियासत पढ़ेंगे, जयपुर पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे जो आमेर जयपुर के जो राजा थे अपने आप को दीवान मानते थे गोविंद देव जी का। ठीक है, गोविंद देव जी का मंदिर जस्ट बड़ी चौपड़ से नीचे उतरते चांदी की टकसाल साइड, टकसाल जलेबी चौक से अपन एंट्री करते हैं तो उधर अपन चलते हैं, फिर गोविंद देव जी का मंदिर आता है। कभी हो कोशिश करना, जाना पड़े तो जाना, जाना हो तो जाकर आना जरूर। ठीक है, तो मेवाड़ के राजा अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। बीकानेर वाला जो बीकानेर वाले राजा अपने आप को लक्ष्मीनाथ जी का दीवान मानते थे, और जो जयपुर वाले अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। ठीक है, अपन जयपुर पढ़ेंगे तब उनकी बात करेंगे, गोविंद देव जी की बात करेंगे। अब बात आती है आगे राजा की, जो आगे राजा बनता है राव जैत सिंह। देखिए अपन जैत सिंह के समय की कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वैसे अपन मारवाड़ में पढ़ लिए थे। राव जैत सिंह मालदेव के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है पाए बाया साई युद्ध में। जैत सिंह का बेटा कल्याणमल उधर शेरशाह सूर्य की शरण में चले जाता है, और साथ में यानी पास वाला जो नागौर का वीरमदेव था, जो सॉरी मेड़ता का वीरमदेव था, वो भी मालदेव के खिलाफ लड़के और उधर शेरशाह सूर्य के पास चले जाता है। ठीक है, ये अपन बात कर चुके थे। तो पहले अपन राव जैत सिंह की बात करते हैं, फिर साथ में वो बातें वापस करेंगे। राव जैत सिंह 1526 से 41 तक टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, राव जैत सिंह बीकानेर का आगे राजा बनता है। 1526 से 1541 तक राजा रहता है, या टाइम पीरियड रहता है 26 से 41 तक। जो खानवा युद्ध में, ठीक है, अपन 1527 में जब खानवा युद्ध पढ़े थे मेवाड़ में, जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, तो राव जैत सिंह अपने बेटे कल्याणमल को सांगा के द्वारा जो भेजे गए पांति पर्वन के अकॉर्डिंग सांगा की सहायता के लिए भेजता है। ये बात आपको याद आ जानी चाहिए या याद रखनी चाहिए। तो राव जैत सिंह सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध 1527 में अपने बेटे कल्याणमल को सांगा की सहायता के लिए भेजा था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना, ये याद रखना। 1523 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1523 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो बेटा जो हुमायूं था वो अगला राजा बनता है। ठीक है, दिल्ली का राजा, दिल्ली जो अगला बादशाह बनता है हुमायूं बनता है। हुमायूं के और भी भाई थे, जैसे एक भाई था कामरान। देखिए कामरान था, और जो दो भाई थे अस्करी और हिंदाल। तो कामरान को जो यानी खुद हुमायूं बादशाह बन जाता है बाबर की मृत्यु के बाद में। ठीक है, हुमायूं बादशाह बन जाता है, और जो अपने भाई कामरान को कहता है, ठीक है, तू काबुल की तरफ चले जा या काबुल का राजा बन जा। ठीक है, काबुल और कंधार जो जगह है थी, या काबुल और कंधार का राजा बना देता है अपने भाई कामरान को, और हुमायूं खुद मुगल बादशाह बन जाता है दिल्ली। ठीक है, दो और भाई थे, यानी एक भाई था हुमायूं का कामरान, जिसको काबुल और कंधार दे दिया जाता है, और जो भाई थे अस्करी और हिंदाल, तो उनको भी अलग अलग क्षेत्र दे दिए जाते हैं। अस्करी को संभल दे दिया जाता है, अस्करी को संभल जो दिया जाता है जो वर्तमान यूपी में पड़ता है, और हिंदाल को मेवात वाला क्षेत्र दे दिया जाता है। देखिए अस्करी हिंदाल को बिल्कुल साइड में कर दो आप। अब बात आती है कामरान और हुमायूं की। हुमायूं खुद मुगल बादशाह बन जाता है। अब बात आती है कामरान की, जो राजस्थान या बीकानेर के जो परिदृश्य में अपन बात करें तो, या बीकानेर के संबंध में बात करें तो कामरान की बात करते हैं। कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया गया था। कामरान के मायने में ये चल रहा था अपने को काबुल और कंधार वाला क्षेत्र दिया गया है, क्यों ना अपन अपने साम्राज्य में विस्तार कर ले थोड़ा बहुत। तो कामरान शुरुआत में आता है राजस्थान के भटनेर में। ठीक है, भटनेर पर आक्रमण करता है, और भटनेर
पर कब्जा भी कर लेता है कामरान। बटनेर पर जब कब्जा करता है या कर लेता है, इसके बाद आगे और बढ़ता है और वो चाहता है क्यों ना मैं बीकानेर साइड जाऊं और जो बाकी के क्षेत्रों पर अधिकार करूं राजस्थान में। ठीक है, तो बटनेर पर आक्रमण कर लेता है, कब्जा कर लेता है। बटनेर पर कब्जा करके कामरान आता है बीकानेर में। ठीक है, तो कामरान बीकानेर की तरफ आता है। तो कामरान और जो जैत सिंह के बीच में एक युद्ध होता है, राठी घाटी का युद्ध। अब देखिए, अब मैं आपको जो हुमायूं वाली, बाबर वाली इतनी बातें बताया हूँ, अस्करी, हिंदाल की, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो ओनली याद रख सकते हो या ब्रैकेट में साइड में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे राती घाटी का युद्ध लिख के, जैत सिंह वर्सेज कामरान लिख के और ब्रैकेट में लिख लेना कामरान जो काबुल और कंधार का राजा था। ठीक है, काबुल और कंधार का राजा था, और साइड में थोड़ा सा ब्रैकेट में वो लिख लेना हुमायूं का भाई था, क्योंकि अपन याद रह जाए अपने को किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री में इनकी बातें कम आती है। ठीक है, जैसे अपने प्रताप, कुंभा, सांगा, महादेव, इनको तो बार बार आते रहते हैं, ये अपन पढ़ते रहते हैं भाई, ये ठीक है राजस्थान के साथ सकते हैं। लेकिन एक कामरान तो अब इस युद्ध में आ रहा है मुख्य रूप से, और भी कोई छोटी मोटी जगह आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना तो अपने को याद रह जाए भाई हुमायूं का भाई था, और इसके दो भाई और थे, यानी हुमायूं के अलावा अस्करी और हिंदाल। हिंदाल को मेवात वाला क्षेत्र दिया गया था और अस्करी को संभल, जो यूपी में वर्तमान में आता है, ठीक, वो क्षेत्र दिए गए। तो राती घाटी का युद्ध होता है जैत सिंह और कामरान के बीच में। कामरान को काबुल और कंधार दिया गया था, बटनेर पर अधिकार कर लिया गया था, लेकिन यहाँ पर यह हारता है। ठीक है, राती घाटी के युद्ध में जैत सिंह कामरान को हरा देता है। ठीक, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, जो ये युद्ध होता है, इस युद्ध की अपने को जानकारी मिलती है। बिट्टू सुजा की एक पुस्तक है, राव जैत सिरो छंद। ठीक है, ये युद्ध देखे लिख लेना ब्रैकेट में, 1534 में होता है। ठीक है, राती घाटी का युद्ध 1534 में होता है, और इस युद्ध की जानकारी बिट्टू सुजा की पुस्तक है राव जैत सिरो छंद। तो इस पुस्तक में राती घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राती घाटी युद्ध की जानकारी अपने को किस पुस्तक से मिलती है, जो और इस प्रकार से भी आ सकती है, राव जैत सिरो छंद किसकी पुस्तक है। ठीक है, या राती घाटी का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था, जैत सिंह और कामरान के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए अब बात आएगी आगे जैत सिंह के समय और कौन सी लड़ाई हुई थी, तो पाहेबा या साहेबा युद्ध की बात आती है। पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था 1541 में। ठीक है, पाहेबा का युद्ध होता है जैत सिंह और मालदेव। ठीक है, जैत सिंह इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। मालदेव इस युद्ध को जीतता है। ठीक है, पाहेबा या साहिबा का युद्ध होता है 1541 में। जैत सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है, और मारवाड़ का जो मालदेव था वो इस युद्ध को जीत जाता है। इसके बाद में जैत सिंह का बेटा जो कल्याणमल था, शेरशाह सूरी की शरण में चले जाता है। ठीक है, अपन पहले बात कर चुके हैं विस्तार से इसकी, तो यहाँ पे ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद रखना चाहिए, आपको या पीछे जाकर देख लेना चाहिए। इसके बाद में जो आगे राजा बनता है राव कल्याणमल। जैत सिंह मारे गए हैं लड़ते हुए पाहेबा युद्ध में, तो आगे राजा बनता है राव कल्याणमल। ठीक है, अपन पहले बात कर चुके थे कि जो जैत सिंह का बेटा कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास शरण में चले जाता है। तो कल्याणमल 1541 से 1574 तक राजा बनता है बीकानेर का। ठीक है, वैसे शेरशाह सूरी की सहायता से यानी बनता है,
कल्याणमल जो राजा, अपन पहले गिरिसुमेल के युद्ध की बात कर चुके हैं, थोड़ी बहुत अभी भी कर लेंगे। जो राव मालदेव है शेरशाह सूरी की शरण में चले जाता है और गिरिसुमेल का जो युद्ध हुआ था 1544, ठीक, ठीक है। राव कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास शरण में चले जाता है, सहायता मांगता है। शेरशाह सूरी, कल्याणमल और मेड़ता का विरमदेव तीनों एक साथ मिलके इधर मालदेव पर अटैक करते हैं या मालदेव पर आक्रमण करते हैं। हालांकि आक्रमण से पहले ही मालदेव को अपने जो सेनापति जैता और कुंपा थे उनके ऊपर अविश्वास हो जाता है और मालदेव युद्ध भूमि, ये गिरिसुमेल वाला जो क्षेत्र था इसको छोड़कर वापस जोधपुर आ जाता है। हालांकि 12,000 की सेना थी कुंपा और जैता की, वो 12,000 की सेना के दम पर ही इस युद्ध को लड़ते हैं। शुरुआत में शेरशाह सूरी की जो सेना को टक्कर देते हैं, हालांकि फिर जो शेरशाह सूरी की एक नई टुकड़ी और आ जाती है सेना की, और फिर फाइनली जेता और कुंपा की सेना हारती है। जेता और कुंपा लड़ते हुए वीरगति को यानी प्राप्त हो जाते हैं। और शेरशाह सूरी का एक प्रसिद्ध कथन रहा है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, या मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है, अपन पहले बात कर चुके हैं इस बात की भी। फाइनली गिरिसुमेल के युद्ध के बाद में राव कल्याणमल बीकानेर पर वापस राज करता है या बीकानेर का राजा बन जाता है। देखिए, राव कल्याणमल अपन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं 1541 से 74 तक। गिरिसुमेल का युद्ध होता है 1544 में, ठीक है। तो ये देखिए, जब जैत सिंह के बाद में राजा अगला बनता है राव कल्याणमल, तो अपन इसी प्रकार से टाइम पीरियड की बात करें तो 1541 से 1574 तक टाइम पीरियड रहता है। हालांकि फिर देखिए जो मालदेव अधिकार कर लेता है तो उस समय में भी जो राज यानी अधिकार में मालदेव के में रहता है, लेकिन बीकानेर का राजा अगर जो कहलाने लायक हो तो वो तो राव कल्याणमल ही रहेगा, ठीक है, चाहे उसको राज्य प्राप्त करने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया हो। देखिए, मैं एक बात अभी बता रहा था, लेकिन आप वापस लिखना चाहो तो लिख लेना। वैसे अपन पाहेबा युद्ध पढ़े थे, उस समय लिख लिए थे कि पाहेबा युद्ध के बाद में जो मालदेव अपना प्रशासक बनाकर जाता है कुंपा को, तो ये फैक्ट आप यहाँ पे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, बात आगे करें, 1570 में अपन नागौर दरबार की बात कर चुके हैं। 1570 में यानी अकबर इधर अजमेर आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, फिर वहाँ पर यानी जियारत करके फिर नागौर साइड आता है। नागौर में एक दरबार का आयोजन करता है, नागौर दरबार, ठीक है। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करता है अकबर, और जो फिर एक कल्याण यानी नागौर दरबार में अपने जो पुत्र थे कल्याणमल के, राय सिंह और पृथ्वीराज, ठीक है, अपन पहले बात कर चुके हैं इनकी भी। तो अपन यहाँ पे राजा पढ़ रहे बीकानेर के, तो यहाँ पर भी बात करना जरूरी समझा जा सकता है। अगर आवश्यक हो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने 2 पुत्रों को लेकर जाता है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, ठीक है। जो इसके जो 2 बेटे थे राय सिंह और पृथ्वीराज, आगे चलकर जो राय सिंह बीकानेर का राजा बनता है, और पृथ्वीराज को, या जो पृथ्वीराज था अकबर के दरबार में लेखक रहता है, कवि रहता है, ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मणी की पुस्तक फिर मैं याद दिला देता हूँ, पृथ्वीराज की है, ठीक है, अपन पहले बात कर चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये 1570 में नागौर दरबार में राव कल्याणमल अपने 2 पुत्रों सहित अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता। तो बीकानेर का जो राव कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार करता सर्वप्रथम, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे जो राजा बनता है राय सिंह बनता है। राय सिंह का जो टाइम पीरियड था 1574 से यानी 1612 तक टाइम पीरियड रहता राय सिंह का, तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो अपन आज यहाँ तक बात किए हैं, जो बीकानेर का इतिहास स्टार्ट किए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं इनकी बात किए हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना किस प्रकार से बीकानेर की स्थापना होती है, कहाँ से बीकानेर के जो प्रथम जो शासक थे बीका, वो कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, पहले आते कब है बीकानेर में, यानी बीकानेर पर अधिकार कब करते हैं, फिर स्वयं को राजा कब घोषित करते हैं, फिर फाइनली बीकानेर शहर के बीकानेर की स्थापना कब करते हैं, ठीक है। और क्या क्या उपलब्धियां रही थी उनकी, जो भी जो अब तक पढ़े हैं राजा बीकानेर की, इनकी उपलब्धियों के बारे में देख लेना, इनके समय में कौन कौन से युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो इनकी बात कर लेना या देख लेना, रिपीट कर लेना, रिवीजन कर लेना। और देखिए, वैसे जो अभी कल्याणमल की जो बात है,
जेएचसी वाली बातें हैं अपन मारवाड़ के इतिहास में भी पढ़ चुके हैं, तो अपना यहाँ पे रिवीजन ही हुआ है। एक बार आप और रिवीजन कर सकते हो या रिपीट कर सकते हो, ठीक है। बार बार देखने से याद थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बैठ जाएगा माइंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।